एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन। फिल्म शुरू होती है जनवरी 2005 से, जहाँ पे इंस्पेक्टर यश पुलिस ऑफिसर कृष्णा से मिलने आते हैं। उसे वहाँ कुरूपा की फाइल मिल जाती है। यश उस फाइल को अपने पास रख लेते हैं। दूसरी ओर आज कृष्णा दास रिटायर होने वाले थे और उन्होंने ही कुरूप के केस को इन्वेस्टिगेट किया था। यश डायरी पढ़ना शुरू करता है और स्टोरी शिफ्ट हो जाती है 1966 के केरला के एक गांव में। गोपी कृष्णा कुरूप के पेरेंट्स अपने बेटे को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती करवाना चाहते हैं, क्योंकि गोपी 420 किस्म का लड़का होता है। उन्हें लगता था कि वो जब एयरफोर्स में चला जाएगा तो उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर 1969 में मद्रास में इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसके बाद उनकी मेडिकल होती है। मेडिकल वाले दिन ही गोपी बाकी के एस्पिरेंट्स के सामने खुद को एज ए ऑफिसर प्रेजेंट करता है और उनसे ड्रिल करवाने लगता है। पर एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर सत्यनारायण उसे पकड़ लेते हैं और उसे पनिश करते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान अपनी लापरवाही के कारण उसे हर टाइम पनिशमेंट मिलते ही रहते हैं। थोड़ी नोकझोंक के बाद गोपी की फ्रेंडशिप एक पीटर नाम के लड़के के साथ हो जाती है। दोनों साथ में काफ़ी टाइम हैंग आउट किया करते थे। इसके बाद 1970 में उसे बॉम्बे बेस कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है। टाइम गुजरती है और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो 1 मंथ की छुट्टी लेता है और कुछ दिनों के बाद पीटर को पता चलता है कि गोपी ने सुसाइड कर लिया है। तब पीटर ये बात गोपी की गर्लफ्रेंड शारदा को जाकर के बताता है। शारदा याद करती है कि शारदा गोपी के मामा के घर पे मेड की तरह काम किया करती थी और साथ में नर्सिंग की ट्रेनिंग भी ले रही थी। और एक दिन छुट्टी पे गोपी अपने मामा के घर आया था और उसे शारदा पसंद आ गई थी और उसी टाइम उसने शारदा को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था और दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। इसके बारे में गोपी की मामी को पता चल गया था। वो शारदा को उल्टा पुल्टा बोलने लगी थी और अपने घर से निकालने लगी थी। तब गोपी ने आकर के शारदा को अपना लिया था और उसे रहने के लिए एक लेडीज हॉस्टल में अरेंजमेंट भी कर दिया था और हमेशा उसे मिलने भी आया करता था। और फिर उसकी तबीयत खराब हो गई और वो अपने गांव जाकर के सुसाइड कर लिया। शारदा की तो दुनिया ही तबाह हो चुकी थी। वो पीटर से मिलकर के घर जा रही थी कि कोई अचानक उसके हाथ में एक पर्ची थमा करके चला जाता है। वो एक पब्लिक प्लेस में जाती है जहाँ उसे गोपी मिलता है। शारदा को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल गोपी अपने जॉब से बोर हो गया था, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा था और अपना नाम भी चेंज कर लिया था। उसने अपना नाम अब सुधाकर कुरूप कर लिया था। इसके बाद 1974 में वो और शारदा पर्सिया में होते हैं। उसका एक बेटा भी हो चुका होता है और 1984 में वो वापस केरला आ जाता है। उसे लेने के लिए उसके 3 दोस्त आए हुए होते हैं, पर वो लोग एक टैक्सी लेकर के आए थे। तब सुधाकर एयरपोर्ट पे एक कार खरीद लेता है और उसी कार से घर जाता है। दरअसल सुधाकर केरला में एक घर बनवा रहा था जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। रात में वो अपने तीनों दोस्तों रोनी, भास्कर और पंकज को बताता है कि उसने पर्सिया में एक 8 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है और उसे पाने के लिए सुधाकर को मरना है। वो लिटरली मरना नहीं चाहता था, पर जैसे उसने एक बार अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था, वो इस बार भी फेक डेथ प्लान करता है और 8 लाख चारों दोस्तों में इक्वली बांटने का फैसला करता है। पर इसके लिए वो अपने दोस्तों को एक ऐसी बॉडी अरेंज करने को कहता है जो देखने में बिल्कुल सुधाकर की तरह ही लगे। भास्कर बोलता है कि इस काम में मधु हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट डे भास्कर मधु से मिलता है और वापस आकर के सुधाकर को बताता है उसके जैसे एक बॉडी मिल तो गई थी, पर उनके पहुंचने से पहले ही म्यूनसिपैलिटी वालों ने बॉडी जला दिया था। ये जान करके सुधाकर भास्कर पे गुस्सा करता है। रात में वो लोग एक कब्रिस्तान में जा करके एक कब्र खोदते हैं, पर वो बॉडी सड़ चुकी होती है। अगली रात वो लोग एक सिमेट्री में जाते हैं जहां सुबह ही एक बॉडी कब्र में डाली गई थी, पर वो एक लेडी की बॉडी थी। इससे भास्कर और उसके 2 दोस्त परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो लोग समुद्र किनारे एक बॉडी देखते हैं, पर वहां जाने में पता चलता है कि वहां तो एक मछली की बॉडी थी। लेटर ऑन वो लोग एक दारू के ठेके पे मिलते हैं। वहां एक वेटर उन्हें सुधाकर की तरह ही लगता है। तब भास्कर के माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है।
वो उस वेटर के पास दोबारा जाता है और उसे पर्शिया की एक सिगरेट देता है और फिर उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है, पर वो वेटर कहता है कि अभी उसका ड्यूटी टाइम है, इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर सकता है। वो उसे अपनी कार में चल करके ड्रिंक करने को बोलने लगता है, पर वेटर मना कर देता है। तब भास्कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहाँ लोग गैदर होने लगते हैं, इसलिए सुधाकर भास्कर को वहाँ से ले जाता है और डांट करके भगा देता है। तब भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वो सच में सुधाकर को मार करके पैसे हड़पने का सोचता है और एक रात वो लोग सुधाकर की कार में आग लगा करके उसे मार देते हैं। नेक्स्ट डे वहाँ पुलिस आती है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कृष्णा दास भी आते हैं। उन्हें वहाँ माचिस की डिब्बी गिरी हुई मिलती है और हवा में पेट्रोल की स्मेल भी आ रही थी। बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। बॉडी पहचान में ही नहीं आ रही थी, पर वो कार सुधाकर की ही थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें एक खबरी से पता चलता है कि सुधाकर के रिलेटिव तो यही मान रहे हैं कि वो बॉडी सुधाकर की है, पर उनके घर में आज चिकन करी बना है। जिसके घर में किसी की मौत होगी, भला वो क्या चिकन करी बनाएगा? इसलिए ऑफिसर कृष्णा को डाउट हो जाता है। ऊपर से भास्कर ने भी नए कपड़े पहने हुए थे। कृष्णा भास्कर से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो बॉडी सुधाकर की ही है, तो वो बोलता है कि गाड़ी तो सुधाकर की ही है और वो अपनी गाड़ी किसी और को ड्राइव करने भी नहीं देता था। कृष्णा की नज़र नए बने बाथरूम पे पड़ती है। उसे कुछ डाउट होता है। उन्हें बाथरूम के बाहर जले हुए बाल और माचिस की तीली मिलती है और चेक करने पर भास्कर के हाथ भी जले हुए मिलते हैं, पर भास्कर बहाना बनाता है कि ये तो सुबह आग तापते टाइम जल गया था। पुलिस को डाउट होता है कि भास्कर ने अपने बाथरूम में ज़रूर कुछ जलाया है। भास्कर को अरेस्ट कर लिया जाता है। थाने में उसे चिकन बिरयानी खिलाई जाती है और अगले 2 दिन तक उसे प्यासा रखा जाता है। तब वो एडमिट कर लेता है कि उसने ही सुधाकर को मारा था, क्योंकि सुधाकर ने उसे 2 साल तक पर्सिया बुला करके काम करवाया था, पर पैसे नहीं दिए थे। बस वो दारू और पार्टी का बिल पे कर दिया करता था। आफ्टर दैट पुलिस वालों को खबर मिलती है कि पास के गांव का एक चार्ली नाम का बंदा मिसिंग है। इसलिए पुलिस वाले चार्ली के घर जाते हैं और उसके फैमिली को वो जली हुई बॉडी की फोटो दिखाते हैं, पर वो लोग उसे नहीं पहचान पाते हैं। तब पुलिस वाले एक कपड़े का टुकड़ा दिखाते हैं जिसे चार्ली की वाइफ पहचान लेती है और रोने लगती है। तब पुलिस वाले भास्कर को टॉर्चर करते हैं और वो अपना मुंह खोल देता है। दरअसल जिस रात वो अपने 2 दोस्तों के साथ सुधाकर को मारने का प्लान बना रहा था, उसी रात उन्हें रास्ते में एक आदमी लिफ्ट मांगते हुए दिखा था। उसने उसे गाड़ी में बैठा भी लिया था। वो और कोई नहीं बल्कि चार्ली ही था, जो पंकज को पहचानता था। इसलिए वो उसे बताने लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो कल अपनी वाइफ को चर्च लेकर के जाने वाला है। ये सुनकर के भास्कर चार्ली को ड्रिंक ऑफर करता है, पर चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसे मॉर्निंग में चर्च जाना था। तब भास्कर ड्रिंक में एक पॉइजन मिला देता है और चार्ली को जबरदस्ती वो पिला देता है, जिससे चार्ली की डेथ हो जाती है। और फिर वो लोग वापस दारू के ठेके पे आ जाते हैं जहाँ सुधाकर था। वो उसे वो बॉडी दिखाते हैं। सुधाकर को प्लान पसंद आ जाता है और वो भास्कर के बाथरूम में उसे ले जाते हैं और चार्ली का पूरा फेस जला देते हैं। इसके बाद वो लोग गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे चार्ली की बॉडी रख देते हैं और गाड़ी में आग लगा देते हैं। उसी दरमियान भास्कर के हाथ में भी आग लग जाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। ये जानने के बाद पुलिस भास्कर को और उसके 2 दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है, पर सुधाकर नहीं मिलता है। वो लोग बता देते हैं कि उन्होंने ये क्राइम सिर्फ 8 लाख रुपए की इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया था, पर पुलिस को इसमें भी झोल लग रहा था, क्योंकि सुधाकर पर्सिया में 80,000 रुपए पर मंथ कमाता था। जरूर यहाँ पे बात कुछ और थी। तब पुलिस वाले उसके वांटेड का पोस्टर हर जगह छपवा देते हैं। कई मंथ्स के बाद उन्हें एक होटल का स्टाफ कांटेक्ट करता है, पर जब पुलिस उस होटल में जाती है तब सुधाकर वहां से भाग चुका होता है। इसके बाद पुलिस सुधाकर की फैमिली के पास जाती है और सबसे सख्ती से पूछताछ करने पे पता चलता है कि उनके पहुंचने से पहले ही वो हर बार दूसरे रिलेटिव के घर जा चुका था। पर उसके बॉम्बे के रिलेटिव से पता चलता है कि सुधाकर को डायबिटीज़ थी, क्योंकि वहाँ एक प्रिस्क्रिप्शन मिली थी। वो हॉस्पिटल जा करके इंक्वायरी भी करते हैं, पर वहाँ से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है।
इसके बाद एक बंदे से उन्हें एक क्लू मिलता है और पुलिस को पता चलता है कि सुधाकर एक शिप से भागने का प्लान बना रहा है। पुलिस अपने सारे कांस्टेबल को सुधाकर ग्रुप की स्केच दिखाती है और सुधाकर को शिप में ढूंढने को कहती है। पुलिस को देख करके एक येलो ड्रेस में एक बंदा भागता हुआ दिखता है। पुलिस उसका पीछा करती है और पूरे शिप को चेक करके उसे पकड़ लेती है, पर वो बंदा ग्रुप नहीं था। शिप के बाहर आने पे एक कांस्टेबल कहता है कि उनके वैन का ड्राइवर मिसिंग है। स्टोरी फिर से 1969 के मद्रास में शिफ्ट हो जाती है, जब सुधाकर एयरफोर्स में ट्रेनिंग कर रहा था। तब उसका वहां दम घुटता था, इसलिए वो बेडशीट के हेल्प से कैंप के बाहर भाग जाता था और एक दिन उसे पता चला था कि कैंप में मूर्ति सर इलीगली रम भी बेचते हैं। बस उन्हीं को वो ब्लैकमेल करके उनसे काफ़ी ज़्यादा रम ले लेता था और अपने भी पीता था और 3 गुना ज़्यादा दाम पे बाहर के लोगों को भी बेच दिया करता था। इसके अलावा वो एयरफोर्स के शूज़ भी बाहर बेचने लगा था। इसमें उसे बहुत मज़ा आ रहा था, पर एक दिन उसकी सीनियर ने उसकी पोस्टिंग बॉम्बे में कर दी। यहाँ उसे स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई थी और उसकी सीनियर सत्यनारायण थे, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पर यहाँ भी सुधाकर एयरफोर्स की वेपन्स बेच दिया करता था। उसने बॉम्बे में एक पार्टनर भी बना लिया था, उसे ही वो वेपन सप्लाई करता था और वो बंदा आगे उसे बेच दिया करता था। इससे दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा कमीशन मिलने लगा था। इसके बाद उन दोनों ने मिल करके डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड के डॉन से हाथ मिला लिया था और ज्यादा क्वांटिटी में वेपन सप्लाई करने लगा था, जिससे सत्यनारायण को उन पे डाउट हो गया था और वो सारे वेपन्स का हिसाब मांगने लगे थे। तब वो बीमार होने का नाटक करके घर चला गया था और कभी भी वापस नहीं लौटा था। वो अपने लोकल हवलदार की हेल्प से एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था, जिससे एयरफोर्स वाले उसे कभी भी वहां ढूंढने नहीं आए और सुधाकर इतना बड़ा घोटाला करके भी आराम से बच निकला था और वापस आकर के सुधाकर शारदा से मिला था और उससे शादी भी कर ली थी। इसके बाद दोनों पर्शिया चले गए थे। वहाँ उसने अंडरवर्ल्ड के हेल्प से एक अच्छी जॉब भी हासिल कर ली थी और वहाँ के राजकुमार वालिद से फ्रेंडशिप भी कर ली थी। राजकुमार वालिद ने कुरूप के साथ एक डील की थी और उसी डील को पूरा करने के लिए वो वापस इंडिया आया था और ये सब करता चला गया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। जब पुलिस होटल में उसे ढूंढते हुए आई थी, तब सुधाकर बाथरूम के छत पे छुप गया था और पुलिस को लगा था कि वो वहाँ से भाग गया है। आफ्टर दैट वो अपने कई रिलेटिव्स के घर में छुपता रहा था, पर पुलिस हर जगह आ जाया करती थी। तब उसने अपना भेष बदल लिया और पहले जब पुलिस उसे फॉलो करती थी और अब वो खुद पुलिस को फॉलो करने लगा था। वो हर जगह पुलिस के साथ जाता था, पर वो भेष बदलने में इतना माहिर हो गया था कि पुलिस वालों के सामने रहते हुए भी वो लोग उन पर डाउट नहीं करते थे। इसके बाद वो तो पुलिस के वैन का ड्राइवर भी बन गया था। उनके साथ ही वो शिप तक चला गया था। पुलिस उसके ही एक आदमी शाहू को पकड़ लेती है, पर सुधाकर छुप करके भाग जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पर्शिया का राजकुमार अपने फादर का तीसरा संतान था और सुल्तान उसे निकम्मा समझते थे। इसलिए वालिद चाहता था कि वो अपने फादर से ज्यादा ताकतवर हो जाए और इसके लिए वो बिजनेस करता था और उसमें फ्रॉड भी करता था। इसमें सुधाकर उसकी हेल्प भी करता था, लेकिन एक बार $3 मिलियन का एक डील सुधाकर ने किया था, पर इस डील का पैसा उसने राजकुमार को नहीं दिया था। वो उसे लेकर के इंडिया आ गया था और यहाँ अपने मौत का झूठा नाटक रचा था, जिससे $3 मिलियन उसके हो गए थे और वालिद को अपनी मौत का प्रूफ देने के लिए ही उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और अब वो अलेक्जेंडर की आइडेंटिटी पे वापस पर्सिया जा रहा था। पर दिखाया जाता है कि जब ऑफिसर कृष्णा को पता चल गया था कि उनके वैन का ड्राइवर मिसिंग है, तो वो समझ गए थे कि वो सुधाकर ही वैन ड्राइवर बन करके उनके साथ में घूम रहा था और वो इसी शिप से आज पर्सिया जाने वाला है। तब वो कॉल करके वालिद को बता देते हैं कि सुधाकर शिप से पर्सिया जा रहा है। दरअसल वालिद ने ऑफिसर कृष्णा से पहले से ही कांटेक्ट बना लिया था और वालिद भी उसी शिप में पहले से था। इस तरह से कृष्णा ने सुधाकर को वालिद के हवाले कर दिया था। उसने वालिद के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, वो सुधाकर को जिंदा तो छोड़ने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर यश डायरी पढ़ना खत्म करते हैं और कृष्णा को वो डायरी लौटा देते हैं।
और उन्हें सैल्यूट भी करते हैं। एट लास्ट दिखाया जाता है कि सुधाकर केस क्लोज होने के बाद भी वो अलेक्जेंडर के आइडेंटिटी से घूम रहा होता है, यानी वो समहाउ वालिद के चंगुल से बच गया था। और उसके बाद वो क्या करता है, कहाँ रहता है, किससे मिलता है, ये किसी को नहीं पता चल पाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल